नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर आदिवासी कार्ड खेला है। आज संसद भवन में मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुर्मू के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। और जिस तरीके से यूपीए विपक्ष का एक जो कैंडिडेट है और दूसरी तरफ एनडीए के कैंडिडेट है, और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी महिला है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद इसी द्रौपदी मुर्मू झारखंड से ताल्लुक रखती है। वो उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने पर चर्चा में आई थी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वो एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी की ममता बनर्जी और एनसीपी चीफ शरद पवार से बात की और खुद के लिए समर्थन मांगा। से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो समाज के पीछे बैठे हुए वर्ग में, और वो भी महिला का सम्मान देना देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज विपक्ष को चाहिए कि घड़ियाली आंसू नहीं बहाते हुए सीधे सीधे महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी वो अर्धनागेश्वरी की और महिला सम्मान की समिति है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हर तरह से पूजनीय माँ होती हैं और महिला एक माँ है। माँ के नाते हर लोगों को खुशी खुशी उनको वोट डालना चाहिए। कन में जा रहे हैं, हम लोगों ने समर्थन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के सदैव से उनको सिद्धांता महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं और एक गरीब आदिवासी महिला को उम्मीदवार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सबों ने, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है, उनके नामांकन में शामिल होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। यशवंत सिन्हा का समर्थन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी कर रही है। हालांकि अभी बीएसपी और आम आदमी पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मिशन 2024 को देखते हुए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। 60 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, जिस पर बीजेपी की नजरें हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से मुर्मू का पलड़ा यशवंत सिन्हा की अपेक्षा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मदन मोहन शुक्ला जी हैं, कांग्रेस से। आपका स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अजीत सिंह छाबड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी से। सीधा रुख करूंगा मदन मोहन शुक्ला जी का, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। मदन मोहन शुक्ला जी, द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से उम्मीदवार बना दिया है, नामांकन हो गया है, और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक की तरह बीजेपी का मान रहे हैं आप इसे, क्योंकि सोनिया गांधी, टीएमसी की ममता बनर्जी और एनसीपी चीफ शरद पवार तक से उन्होंने बात की और समर्थन की बात की है। देखिए, राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए जी अच्छा होता कि सर्वसम्मत उम्मीदवार को योग्य सर्वसम्मत उम्मीदवार आता जी, लेकिन विपक्ष द्वारा, कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों द्वारा जी एक ऐसा नाम सामने रखा गया जो खुद बीजेपी के मूल से आता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत नजदीकी थे, उनके वित्त मंत्री रहे जी, आडवाणी के नजदीकी रहे और वो विदेश मंत्री भी रहे जी, और
योग्यतम लोगों में थे जी। उनको एक नाम रखा गया जिससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद डिक्लेयर होने के बाद अगर वो कमियां निकालते कि यशवंत सिन्हा जी में ये कमी है, इसलिए मैं ये उम्मीदवार घोषित कर रहा हूँ जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। जी ये कहना कि हम आदिवासी दे रहे हैं, हम महिला दे रहे हैं। पहली महिला आदिवासी होंगी। हाँ, जी पहले भी महिला राष्ट्रपति कांग्रेस दे चुकी हो हिंदुस्तान में। जी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का बनाना चाहिए कि हमारे गवर्नर रही हैं, योग्य हैं और वो चुन के आती इतनी बार से। ये कहना पर्याप्त था। ये बताना कि आदिवासी हैं, ये मैं समझता हूँ इन संवैधानिक पदों के लिए इस प्रकार का जो जाति और मजहब और क्षेत्र और वो जो वर्ग बताना, जी ये संवैधानिक पदों के लिए मैं बहुत अच्छा और उचित संकेत नहीं मानता हूँ। जो संविधान की रक्षा कर सके, जी जो लोकतंत्र को मजबूत कर सके, उस दिशा में प्रत्याशियों का मूल्यांकन होना चाहिए। आज दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्ट्रोल है, जो इसके लिए जी एक प्रक्रिया है, जो इसके मतदाता है, जो इसके मतदाता है, हाँ जी, उन मतदाताओं की कोई अपनी निजी सोच, कोई आत्मा नहीं है। जी वो अगर पार्टी ने निर्देश दे दिया किसको देना है तो उनको देना है। अगर वो अपनी अंतरात्मा पे देखें तो मैं समझता हूं कि यशवंत सिन्हा जी योग्यतम उम्मीदवार साबित होंगे। जो आईएएस से उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्य मंत्री उन्होंने पद ठुकराया भारत सरकार का, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे पहली पसंद रहे, वो आडवाणी जी के सबसे नजदीकी पसंद रहे जी। और जो आज जिसको विपक्ष ने भी उनकी योग्यता और साफ गोई के कारण जी कि वो सच्चाई के लिए सच बोलते हैं, चाहे उनको सत्ता मिले चाहे न मिले। उनका पुत्र भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और वित्त राज्य मंत्री था, वो इसलिए हटा दिया गया कि उनके पिताजी सत्य बोलते हैं जी, और उसके कारण उनके पुत्र को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। आज जब इस छोटी सोच से देश को चलाया जा रहा है तो मैं समझता हूं संवैधानिक प्रक्रिया में जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा जी। लेकिन अगर अंतरात्मा की आवाज से अगर वोट पड़ेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, योग्यता के स्तर पर अगर नापतौल होगी, मतदान होगा, तो निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा भारत की पहली पसंद साबित होंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है अजीत जी, जिस तरीके से भी मदन जी कह रहे हैं साफ तौर पे इसमें वर्ग नहीं देखना चाहिए, संवैधानिक पद है। और जहां तक यशवंत सिन्हा का जो जिक्र किया, बहुत सारी बातें बताई बीजेपी से, कैसे उनके ताल्लुकात थे बड़े नेताओं से, ऐसे में मान जाना चाहिए था सर। लेकिन आपने जिस तरीके से आदिवासी महिला को उतारा है, वो राज्यपाल भी रह चुकी पहले, और ऐसे में अगर वो चुन करके आती हैं तो पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन अब यूपीए के सामने आपने एक वाकई में एक पशुपेश की स्थिति डाल दी बीजेपी ने अजीत जी, कि कुछ राज्यों के जो नेता हैं, जो छोटी पार्टीज हैं, वो उनके जो विधायक हैं वो सर अब उनके लिए वोट करेंगे। आपकी जो प्रत्याशी हैं, आपकी जो उम्मीदवार हैं, नामांकन हो चुका है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, माननीय मदन मोहन शुक्ला जी बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये संवैधानिक पद है, राष्ट्र का पद है, मगर एक सर्व समाज में भारत एक जो है सर्व सामाजिक देश है, यहाँ पे सभी प्रकार की जातियां निवास करती हैं। तो एक मैसेज दिया है कि आदिवासी महिला भी भारत की राष्ट्रपति हो सकती है, हो सकती क्या बल्कि बनने जा रही है। तो एक समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इस समय कांग्रेस के पसीने छूटे हुए हैं कि वे जो उनका गठबंधन है, जो उनका एक गठबंधन बना रखा है, वो भी उनके साथ नहीं जाएगा। ये इस बात की चिंता की लकीरें सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोगों के बीच में आ गई हैं, तो वे अनजान बातें करनी शुरू कर दी हैं। नवीन पटनायक की पार्टी ले लीजिए सर, उधर झारखंड का मामला ले लीजिए सर, क्योंकि वो आदिवासी महिला है तो सर वोटिंग तो आप ही की तरफ होगी। तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। स्ट्रोक सर आपने खेला है सर।
ये जो लेकिन है ना, कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को देख लेना चाहिए था, वो भी प्रत्याशी हैं और बड़े लीडरशिप रही है उनके पास और आपके नेताओं से बड़ी नजदीकियां रही, जैसा कि अभी मदन जी बता रहे थे। नहीं, यशवंत सिन्हा जी को इन्होंने मोहरा बनाया है, मोहरा बना के इन्होंने सोचा है कि इनको हम इस्तेमाल करेंगे, भाजपा के लीडर रहे हैं। हाँ। तो एक कुछ भाजपा के लोग तोड़ लेंगे, मगर उनको ये नहीं मालूम हम नहीं तोड़ पाएंगे। भाजपा जो है, जैसे हम लोगों ने बताया कि भाजपा एक बहुत ही ऐसी पार्टी है जो यहाँ के कार्यकर्ता अपने नेता कोई बात को ही मानते हैं। यहाँ पे बंटवारा नहीं होने वाला, भाजपा का कोई वोट टूटने वाला नहीं है। मगर ये हम दावा करते हैं कि जो विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें से हम काफी कुछ तोड़ के ले जाएंगे। इस समय कांग्रेस और विपक्षी दलों जो ऐसी पार्टियां हैं उनके पसीने छूटे हुए हैं और एक तरफा बहुत ही भारी मतों से हमारी जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होने जा रहा है और द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनने वाली है। मदन जी, ये तो कह रहे हैं विपक्ष से हम तोड़ लाएंगे लोगों को, वोटिंग करेंगे वो द्रौपदी जी के लिए। हम इनकी बात से सहमत हैं कि तोड़ फोड़ में बहुत माहिर हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, हाँ। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना को विधायकों को तोड़ रहे हैं। ये सत्ता बनाने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे सिद्धांत और देश से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि नंबर गेम में या भय या लोभ में अगर सरकार चलाएंगे ईडी, सीबीआई और इसके माध्यम से, तो इस देश कहां जाएगा ये नहीं कह सकते। लेकिन राष्ट्रपति पद पर ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए कि जो अगर प्रधानमंत्री भी गलती करे तो उसको उंगली उठा सके, कितना साहस होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे हमने प्रणब मुखर्जी को दिया, एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, जब हमने उस वक्त भी तो बिहार की जो पार्टी थी उन्होंने आपका समर्थन किया था सर। कौन? और नीतीश कुमार का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर, जिस तरीके से उनके जो विधायक थे उन्होंने आपके लिए वोटिंग की थी। प्रणब मुखर्जी का जब आपने जिक्र किया, मैं उस पर बोल रहा हूँ सर। मदन जी, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप योग्यता का मापदंड किसी तराजू पर रखेंगे जी, तो आज ये जो हमारे मुर्मू जी हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं जी, आदर करते हैं जी। आदिवासी क्षेत्र से निकलने के बाद उन्होंने एक स्थान बनाया जी, लेकिन उनके भी अंतरात्मा से अगर पूछिए जी, अगर 1 घंटा डिबेट दोनों के बैठाल के संविधान पे करा लीजिए तो मैं समझता हूं देश के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस दबाव में राजनीति कर रही है कि वो उनको वोट भी खरीदना है, वोट को मैनेज भी करना है, अपने लोग दाएं बाएं हो जाएंगे तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा। जो ये एक सिस्टम चल रहा है, जो एक सिस्टम ये चल रहा है, इससे न देश का भला होने वाला है और न देश के लोकतंत्र मजबूत होने वाला है। चुनाव हो जाएगा, हो सकता है कि उनके प्रत्याशी जीत भी जाएं जी, तो इन प्रत्याशी में जो हमारे अभी वर्तमान राष्ट्रपति थे कोई अंतर थोड़ो है। वो भी तो एक दलित समाज से आते थे और उन्होंने सम्मान इस सरकार का किया, यहाँ तक कि सब प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंच गए, स्वागत करने पहुंच गए, जो आजादी के बाद इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसीलिए तो किया, शायद रिपीट कर दिए जाएंगे। लेकिन आज जब इस कद के लोगों को राष्ट्रपति पद पर आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ना राष्ट्र का भला होगा, ना लोकतंत्र मजबूत होगा, ना संविधान की रक्षा हो पाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम थे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैटर मैं लाया था, जिसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यहां से लिख किया कितने लोगों का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तलब कर दिया, बोले नहीं हो सकता है। और जया बच्चन को बर्खास्त किया गया था और सोनिया गांधी ने भी इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव हुआ था जबकि सरकार यूपीए की थी। तो जब बड़े कद के लोग होते हैं तो संविधान से समझौता नहीं करते हैं, नियम से समझौता नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि आज जो विधायक और सांसद हैं जो अधिकृत हैं राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के, उनको हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पे संविधान की मजबूती के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो इस देश के लोकतंत्र के लिए उपयोगी हो, मजबूत कर सकता हो और संविधान की रक्षा कर सकता हो। और उस कसौटी में मेरा पूरी तरह दावा है कि यशवंत सिन्हा उस कसौटी में खरे उतरेंगे अगर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कोई इसमें व्हिप लागू नहीं होता है, इसीलिए इसमें व्हिप नहीं लागू होता है कि आप अपनी अंतरात्मा से
एक योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बैठा सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि अगर जरा सा भी उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लोकतंत्र के प्रति लगाव है, संविधान के प्रति उनकी आस्था है, तो यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को इस पद पर बैठा लेंगे जो सच कहने की मादा रखता है, जो बड़े से बड़ा व्यक्ति के आगे झुकने के नहीं प्रयास करता है और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति यशवंत सिन्हा ही हो सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि अंतरात्मा की आवाज पर अगर वोट डालेंगे लोग तो यशवंत सिन्हा विजयी होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। अजीत जी, मदन जी कह रहे हैं कि आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है सर, कोई रूल नहीं है, आप तो जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहते हैं, वोट भी आप तोड़ लेंगे, वो कह रहे हैं इस बात को, आप ही बात पे हाँ पे हाँ मिला रहे हैं। भाई हमको तोड़ने की जरूरत तब पड़े जब हमारे पास बहुमत ना हो, बहुमत से हम कमजोर हों। हमारा पास पर्याप्त मात्रा में बहुमत है, उसके बाद भी हम दावा कर रहे हैं कि इनके जो लोग हैं अंतरात्मा की बात करते हैं ना, तो अंतरात्मा के हिसाब से इनके लोग टूटेंगे और भाजपा ये जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी जी को और वोट करेंगे। ये बात का हमारा दावा है। ये जो चिंता कर रहे हैं, मुझे देश की चिंता है। देश की चिंता इन्होंने बहुत साल की, बहुत साल देश को लूटा, बहुत साल देश को पीछे जकोड़ के रख दिया। आज मोदी जी का युग आया है, देश हमारा इस समय विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। तो उस समय ये देश की चिंता की बात कर रहे हैं, जबकि जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। इस समय जो यशवंत सिन्हा जी की कोई निंदा नहीं करते, क्योंकि वे राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं, मगर जब वे भाजपा के नहीं हुए, जिस भाजपा ने जिस सरकार ने उनको केंद्र का वित्त मंत्री तक, मतलब राष्ट्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक बनाया, तो कहने मकसद क्या है कि हमारी द्रौपदी जी तो एक दल में रही, उन्होंने शुरू से ही उनका जीवन देख लीजिए, पति की मृत्यु हो गई, 2 बच्चे जवानों की, लड़कों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। वे लगातार 2 बार विधायक बनी, वहां से कहते हैं उड़ीसा से, उसके बाद वे वहां की झारखंड की उप राज्यपाल बनी, उसके बाद वे आई हैं। तो कहा ये उनकी तुलना कर रहे हैं कि उनको अभी कोई मतलब नॉलेज नहीं है। अगर वे नॉलेज ना होता तो इतने संवैधानिक बल पर 5 साल झारखंड की राज्यपाल के पद पर उन्होंने काम किया है। और आज एक आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने एक पद दिया है, यह समाज में मैसेज देने के लिए कि देश के अंदर सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान भारतीय इस देश पे भाजपा सरकार करेगी। और ऐसे में एनडीए ने मिलकर द्रौपदी जी को उम्मीदवार बनाया है और इनकी घबराहट और सिलवटें ये बता रही हैं कि वो इस तरह की बात, अंतरात्मा की वाली बात करनी शुरू कर दी है। जबकि ये अंतरात्मा की बात तो हम ये कह रहे हैं कि बल्कि उन जो विपक्ष के लोग हैं वो अंतरात्मा की, हमें खरीदे नहीं जाएंगे अपना आत्मा की आवाज से, वो भारतीय ये जो एनडीए के प्रत्याशी को मतदान करेंगे और राष्ट्रपति को, इनको जो द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने में सहयोग करेंगे। मदन जी, एक मैसेज देने की कोशिश है एनडीए की तरफ से कि देखिए हम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं और देश की पहली होंगी आदिवासी महिला, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, एक बड़ा वोट बैंक भी है आदिवासियों का। मदन जी, हम आपकी बात से पूर्णतया सहमत हैं जी। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना आदिवासी प्रेम था जी, आदिवासी संदेश देना था, तो दोबारा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आदिवासी प्रधानमंत्री बना देते। आज तक तो प्रधानमंत्री कोई आदिवासी नहीं हुआ है, आप ही की पार्टी की थी, आपको किसने मना किया था? आप चाहते हो कि आप जो आधिकारिक पद हैं, जिसपे कोई अधिकार है आदिवासियों के लिए, राज्यपाल के रहते हुए आदिवासियों के लिए क्या कर सकी थी वो? वहां पर आदिवासियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, आज तक एक भी ऐसा स्टेप नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो आदिवासियों के लिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आप चाहते हो कि हमारी रबर स्टैंप बने। आपकी ये सोच जो है, ये मैं फिर कह रहा हूं कि भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए एक खतरनाक सोच है, एक अच्छी सोच नहीं है। जब आप ही के दल का उम्मीदवार विपक्ष बनाने पर सहमत हो गया था, आप ही के दल के उम्मीदवार को, जो आप ही की पार्टी का
आप ही के नेता जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जिनको आप नेता मानते हो, उन्हीं के कैबिनेट में जो आदमी विदेश मंत्री रहा हो, वित्त मंत्री रहा हो, आप उसको भी नहीं जब पसंद करते हो तो आप केवल ये चाहते हो कि हमारा जो राष्ट्रपति हो, जो हम जैसा कहें वैसा हो। ये सोच अच्छी नहीं है। आज आप चाहते हो कि राष्ट्रपति आपको बुके लेके रिसीव करे, राष्ट्रपति आपको ऐसा हो कि जब आप उसको बुला ले जहां चाहें आपके पीछे पीछे चले। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं फिर प्रार्थना करता हूं भारत के तमाम प्रबुद्ध मतदाताओं से, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, जनता भी आपके निर्णय को देख रही है। अगर आप रबर स्टैंप की तरह किसी के गलत आदेशों का भी पालन करेंगे तो हो सकता है जनता आगे आने वाले चुनाव में आपका हिसाब किताब रखे। ये गांधी का देश है, गांधी का मुल्क है। जो सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेगा, एक न एक दिन जनता भी उससे हिसाब जरूर लेगी। मदन जी, ये अजीत जी कह रहे हैं कि आपके ही जो आपका विपक्ष है, जो आपका यूपीए है, और जो विपक्ष में लोग हैं जो आपके साथ हैं आपके यूपीए में, सर उसमें ही फूट नजर आ रही है, वो खुद ही वोट करेंगे सर। अरे मैंने तो स्वीकार किया ना जी। ये हमारी पार्टी के, हमारी चुनी हुई सरकार थी मध्य प्रदेश में, चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश थे, उनको तोड़ा और तोड़ने के बाद अपने यहाँ मंत्री बना लिया। पहले उनमें तमाम कमियां दिखाई पड़ती, उनके भाषण उठा देख लीजिए, महाराजा और तमाम कमियां, तमाम भ्रष्टाचार दिखाई पड़ते थे। महाराष्ट्र की भी स्थिति सर ऐसी है कुछ इस वक्त है। महाराष्ट्र में भी किस तरह तोड़ के वहां एक बंधक बना के पहले गुजरात में रखा, फिर बहुत दूर आसाम में। अरे भाई, आपका विरोध है, आप इस्तीफा दीजिए, हम आपसे असहमत हैं, राज्यपाल के पास साथ जाइए, हम उनके साथ नहीं है। ये बंधक बनाना, उनको होटल में रखना, उनको एक तरह से भेड़ बकरियों की तरह बंद करके रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही संस्कृति है। ये चूंकि जो सत्ता का अहंकार है, एक प्रचंड बहुमत का अहंकार है, ये जो राक्षसी प्रचंड बहुमत जब मिल जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। तो मैं ये आशा करता हूं कि शायद कभी न कभी देश जागेगा। और आज ये देश का ध्यान रखना चाहिए मतदाताओं को, जो राष्ट्रपति के पद के मतदाता हैं, सांसद हों, विधायक हों, राज्यसभा हों, ये ध्यान रखना चाहिए जिस जनता ने आपको चुना है वो जनता आपके कृत्य को देख रही है। अगर आपने भेड़ बकरियों की तरह केवल अपनी पार्टी के हुक्म अदायगी की है, अगर आपने योग्य प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठाया है, तो आपके बारे में भी उसको चिंतन करना होगा, सोचना पड़ेगा कि आप भेड़ बकरी लायक हो कि आप नेतृत्व करने लायक हो। आपकी कोई अपनी सोच है या केवल आप केवल दल के किसी गुलाम हो। अगर यही सोच होगी तो मैं समझता हूं जनतंत्र और संविधान के लिए बहुत उचित नहीं होगा, घातक सिद्ध होगा। अजीत जी, यशवंत सिन्हा के नाम पे क्या दिक्कत है सर? सर्वसम्मति से हो जाते? नहीं, ऐसा हम तो कहते हैं कि सर्वसम्मति से द्रौपदी जी के नाम से क्या दिक्कत है? वो आदिवासी महिला हैं और देश की वहाँ की झारखंड की राज्यपाल रही हैं, सीनियर लीडर हैं। अगर देश के आदिवासी महिला को, अगर इनको कांग्रेस को आदिवासियों से इतना ही विरोध है तो खुल के कहें कि हम आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को किसी जातिगत भाषा में किसी का विरोध या सपोर्ट नहीं करते। अगर करते होते तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अगर मुस्लिम को अगर वो राष्ट्रपति बना के विपक्ष के ऊपर कड़ा जवाब दे सकते हैं, तो आदिवासी महिला जो है मेमू जी को इनको राष्ट्रपति बना के ये क्या इतना अच्छा संदेश जा रहा है। तो इसमें अगर विपक्ष को तो एक मत हो जाना चाहिए ना, चुनाव होने नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं उनका नाम वापस ले लेना चाहिए और सर्वसम्मत से एक इनका जो है बेइज्जती भी बच जाएगी और इनका ये सम्मान बच जाएगा कि हमने जो है विरोध नहीं किया और राष्ट्रपति का हमने सर्वसम्मान के उनके साथ किया। तो ये सर्वसम्मान की बात है तो द्रौपदी जी के लिए हो सकती है, यशवंत सिन्हा के लिए क्यों? यशवंत सिन्हा को तो ये मोहरा बना के लाए हैं कि हम तुमको वोट देंगे, हम भाजपा के लोग फोड़ेंगे, ऐसा कुछ उनको मन में जाग के कि भैया आप राष्ट्रपति बन जाओगे। तो इसमें ये भावना के साथ ये विपक्ष काम कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। ये नौटंकी इनकी चुनाव के बाद खत्म होने वाली है, कहीं कुछ है नहीं जो हम तो यही इनसे कहेंगे। अगर सर्वसम्मत की बात करते हैं तो द्रौपदी जी क्या बुरी हैं? अगर द्रौपदी जी इनको आदिवासी से एलर्जी है तो खुल के कहें कि हम आदिवासियों को नहीं बनने देंगे राष्ट्रपति। ऐसा कांग्रेस क्या के दिखाए
फिर पता लगेगा उनको कि, और बाकी बात ये करते हैं कि जो जनता जो है इन जो ऐसे लोगों से निपटेगी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो जनता तो पहले इनसे पहले ही निपट चुकी है, पहले ही कांग्रेस का सफाया कर चुकी है। कांग्रेस किसी स्थिति में छोड़ी नहीं है। इनके जो नेता हैं, जो राहुल गांधी जी है ना, वे खुद उनका पता नहीं है वो कब क्या बोल जाए, कब वो क्या कह जाए। उनका जो है, जो ये ऐसे नेता जो है इन्होंने कांग्रेस से बना रखे हैं, तो आज जो स्थिति है उसकी जिम्मेवार कांग्रेस खुद है और बिल्कुल सफाया है, और कांग्रेस बिल्कुल निपट चुकी है और इस तरह के ढोंग करके बातें ये ऐसी कर रही है। मदन जी, यशवंत सिन्हा को इसीलिए लाया है जिससे बीजेपी के जो वोट्स हैं वो आपको मिल सके राष्ट्रपति चुनाव में। सर पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सर, आपको क्या दिक्कत है सर आपकी पार्टी को? ये साफ तौर पे कह रहे हैं अजीत जी कि आदिवासी हैं, इसलिए आदिवासियों से क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सपोर्ट करते? हम आदिवासी का भी सम्मान करते हैं, दलित का भी सम्मान करते हैं, महिला का भी सम्मान करते हैं। हमने दलित भी राष्ट्रपति दिया, नकल हमारी कर रहे हैं, हमने महिला भी राष्ट्रपति दे चुके हैं। अगर इनको सर्वसम्मत था तो जैसे हमने बुलाया तो इनको सब विपक्षी दलों को बुलाना चाहिए था, बैठालना चाहिए, बैठालने के बाद बात करना चाहिए। तो जो दोनों तरफ से नाम आते उसमें मेरिट के हिसाब से तय होता। लेकिन चूंकि इनके दिमाग में मेरिट है ही नहीं है, इनके दिमाग में तो मन में छुपा हुआ कि हमको रबर स्टैंप वाला राष्ट्रपति चाहिए। तो आपने जब हमने तय करके सभी विपक्षी दल बैठे, मदन ये भी बनी नहीं वो राष्ट्रपति, अभी कैसे सर कह सकते हैं रबर स्टैंप? सर हाँ, हम ये अपने शब्द वापस लेते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आपने साबित करें, अच्छी बात है, मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूँ जी। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके मन में अगर वास्तव में था सर्वसम्मत कैंडिडेट हो तो आप सभी विपक्षी दलों को बुलाकर राय लेना चाहिए जी। आप ना किसान मुद्दे पर आप विपक्षी दलों की राय लेते हो, जब ना सेना की भर्ती के मुद्दे पे कानून बना देते हो, देश में आग लग जाती, कोई राय नहीं लेते हो। आप ना नोटबंदी पर कोई राय लेते हो। आप विपक्ष को, जो आपके देश का एक बराबर का हिस्सेदारी होती है हमारी लोकतंत्र मजबूती के लिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जी, आप उसमें एक तरह से उनकी अच्छाइयों को भी नहीं लेना चाहते। तो अगर आपको सही साथ में लेकर चलना पड़ता है, विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ता है। ना आप कश्मीर के मुद्दे पर, ना आपसे कश्मीर संभल रहा है, ना आपसे देश संभल रहा है, ना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति संभल रही है। आपके विदेश मंत्रालय को माफी मांगनी पड़ती है, आपका प्रवक्ता टीवी पर पता नहीं क्या बोल जाता है, फिर आप कहते हो कि मैंने सख्त कार्रवाई कर दी है, लिख के देते हो उनको। कौन सी सख्त कार्रवाई की भाई? आपने अपनी पार्टी से उसको सस्पेंड किया है, संवैधानिक कार्रवाई कौन सी? आप झूठ भी लिख के विदेश में देते हो। आज राष्ट्रपति का चुनाव दलीय सीमाओं के ऊपर होना चाहिए। आप बड़े पद पर हो, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत सरकार है। अगर सबको बुलाकर कहते कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा योग्य उम्मीदवार हो जो राष्ट्रपति पद के योग्य हो, उसमें जो 3-4 नाम आते उसमें चर्चा होती। विपक्ष में भी 4 नामों में चर्चा हुई, 3 ने मना किया, चौथा तैयार हुआ। वहां भी अगर एक में न तैयार हो, दूसरे पवार का जिक्र हो रहा था, शरद पवार का जिक्र हुआ, फारूक अब्दुल्ला का जिक्र हुआ, उनका गांधी का जिक्र हुआ, लेकिन ये तो चौथे नंबर पे थे। आपको अगर मन साफ था, उद्देश्य बड़ा था, उद्देश्य पवित्र था, देश के लिए संवैधानिक पद के योग्य आदमी बैठाना चाहते थे, तो आपको चर्चा करने में क्या आपत्ति थी? और आज मैं कहता हूं किसी डिबेट बैठा लीजिए, यशवंत सिन्हा को और आदरणीय मुर्मू जी को, अगर दोनों में डिबेट में लगे संवैधानिक पर चर्चा करा लीजिए, संविधान पे, लोकतंत्र में, भारत के आजादी के इतिहास में, देश की गरीबी पे, देश की आदिवासियों के उत्थान पर अगर आप चर्चा करा लीजिए, अगर यशवंत सिन्हा उसमें भारी न दिखाई पड़े तो आप कहिएगा, देश खुद मूल्यांकन कर लेगा। मैं तो यही तो निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप पार्टी लाइन के हट के वोट नहीं दे सकते हो, आप बर्खास्त नहीं किए जाओगे, तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर योग्य प्रतिनिधि को राष्ट्रपति पद पर बैठालना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और संविधान की रक्षा हो। अजीत जी ये कह रहे हैं विपक्ष को आप साथ में लेके नहीं चलते हैं, कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, अभी सेना भर्ती में जैसे अग्निपथ योजना आप लाए हैं, आपने विपक्ष को कहीं नहीं बैठ के बात की, कश्मीर मुद्दा हो, साफ तौर पे कह रहे हैं आप अपनी मतलब जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तानाशाही रवैया है आपका कुल मिलाकर के। मदन जी कह रहे हैं, अरे ओम जी काउंटर, विपक्ष खुद बटा हुआ है, 4-4 टुकड़ों में बटा हुआ है।
ममता कुछ अपनी भाषा बोलती है, सोनिया जी अपनी भाषा बोलती हैं, दूसरे नेता अपनी भाषा बोलते हैं। इनमें खुद एकता नहीं है, खुद डिसीजन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कुछ किसी के लिए बोल रहे थे, कभी किसी के लिए बोल रहे थे, फिर बाद में ये हुआ कि ये जो है इनको लाया जाए तो हो सकता है कुछ भाजपा के वोट भी तो ये लोग तोड़ लेंगे। ऐसा विपक्ष अगर संगठित होता, विपक्ष अगर देश के हित में होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा खुद सहयोग करके एक बैठक होती, खुद तय करते भैया माननीय प्रधानमंत्री जी आप अपना प्रत्याशी बताइए, हम उस प्रत्याशी पे अपने विपक्ष में चर्चा कर लेंगे। अगर विपक्ष हमारा सहमत होता है उस प्रत्याशी पे तो वो सर्व साझा प्रत्याशी देश के लिए आएगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने जब एनडीए ने माननीय मोदी जी ने उनके लिए बात उठाई तो इन्होंने विपक्ष में आपस में चर्चा क्यों नहीं की कि ये प्रत्याशी सर्वसम्मत से किया जाए? ऐसा भी पहले भी ऐसा हो चुका है। मुझे ध्यान है जो अब्दुल कलाम जी जब बने थे तो काफी कुछ सहमत हो गए थे आपस में। तो ऐसा कुछ हो सकता था कि इसमें जब ये प्रत्याशी थे तो उसमें उस समय ये भी अपना आपस में मीटिंग करके इनको विपक्ष अगर चाहता कि एक मस्त होकर कि भैया एक प्रत्याशी जो है सबका है, हम लोग सब सम्मत से इसको सहमत करते हैं, तो ये उस समय उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? इन्होंने क्यों तीन नाम चाचा नाम दूसरे सोचे हुए थे, वे आपस में सोचा कि एक नाम करो नहीं तो हम लोग और पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। फिर अंत में यशवंत सिन्हा को तैयार किया गया। तो कहने का मकसद है कि हमें यशवंत सिन्हा जी से सम्मानित व्यक्ति है, उनसे कोई वो नहीं है, मगर जो देश का संविधान है, जो देश का राष्ट्रपति का बहुत बड़ा पद है, इसके लिए ये कहना कि डिबेट से अगर जीत जाएंगे, डिबेट से आप अच्छा बोल लेते हैं हम कम अच्छा बोल पाएंगे, या हम अच्छा बोल लेंगे तो आप कम अच्छा बोल पाएंगे तो हमको राष्ट्रपति बना दिया जाए, ये देश के अंदर संभव नहीं है मदन जी। देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है, ये मोहल्ले का चुनाव नहीं है। और बता दूंगा आपको, जो सबको मिलके इस अभी भी मौका है कि विपक्ष के लिए खुला काम ये है कि सब लोग मिलके अपना प्रत्याशी के नाम वापस ले लें और सर्वसम्मत से तय कर लें कि हमें जो है द्रौपदी जी को चुनाव लड़वाएंगे, ताकि ये देश के अंदर एक मैसेज जाए कि सभी देशवासी विपक्ष और पक्ष ने मिलके इस बार राष्ट्रपति का चुनाव करवाया है। मदन जी आप ही शुरुआत कर देते, विपक्ष के तौर पे आप ही पूछ लेते। क्या विपक्ष प्रधानमंत्री को बुला सकता है? नहीं बुला सकता, लेकिन शुरुआत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को ये पहल प्रधानमंत्री करनी चाहिए। की बात नहीं की। अभी अजीत सिंह जी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं डिबेट से नहीं होगा। अब्दुल कलाम आजाद के लिए कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया, तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने माना था कि हाँ योग्य आदमी है। बिल्कुल सुझाव इधर से गया था। ये मोदी नहीं थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े सोच के बड़े योग्य लोग थे। हमने सुझाव दिया कि आपके दल के ये यशवंत सिन्हा हैं, आपको मानना चाहिए था। न मानते तो बताते कि ये कमियां हैं, इस कारण इनको नहीं मान रहे हैं, आप बैठिए हम इनको दे रहे हैं, बुलाते आप। जब एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, सब 3 दिन राय सलाह के बाद 4 दिन मीटिंग चली, तो आप उसमें नहीं सहमत थे तो बुलाते, या पहले बुलाते या बाद बुलाते, या आप बुला लीजिए। आपको अगर है तो आप बुला लीजिए कि योग्यता और उसके मापदंड पर ये ज्यादा योग्य, कम योग्य है, इनमें ये अच्छाइयां ये कमियां, इसलिए ये हो जाना चाहिए। ये तो आपको करना है। आप संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं, आप सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी के इस वक्त हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपको ये पहल करनी होगी। हमारे बुलाने से आप आने जाओगे ना, हमारे बुलाने से आपको आना चाहिए ना, हमको बुलाना चाहिए आपको। ये दायित्व तो आपका है। तो आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे और देश पर अपना अहंकार थोपना चाहेंगे, अपने बहुमत का जो आपका बहुमत है उसको आप ये साबित करना चाहेंगे जो हम चाहेंगे वो होगा, तो ये आप करिए। आज नहीं तो कल ये भी साबित हो जाएगा कि बहुमत के आधार पर आप निर्णय तो ले सकते हो, लेकिन सच्चाई को नहीं छिपा सकते हो। आज हमने इसके पहले मैंने बताया कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति दिया, लेकिन एक बार नहीं कहा कि हम दलित राष्ट्रपति दे रहे हैं। हम दे रहे हैं कि आर नारायणन को दे रहे हैं, योग्यतम व्यक्ति, कभी ये नहीं कहा। ये देते हैं कि हम दलित दे रहे हैं और कोरी जात के दे रहे हैं। आप राष्ट्रपति पद के लिए जाति और धर्म बताओगे? आपको इतना आदिवासी प्रेम था तो आपने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया? अपनी जगह प्रधानमंत्री बना देते दोबारा। आप पे लग रहा था बहुत योग्य हैं, हमको देना है आदिवासियों पे,
तो आप तब तो नहीं, अब तो हम भी ताली बजाते, लगता है कि हाँ बड़े बहुत बड़े मन के हो। तब तो आपको खुद प्रधानमंत्री बनना है और अपनी मर्जी का मंत्रिमंडल बनाना है। जो योग्य हो उनको किनारे कर देना है कि अगर मुरली मनोहर जोशी योग्य आदमी तो उनको किनारे कर देना है, अडवाणी योग्य आदमी को किनारे कर देना है, क्योंकि जो आपके हिसाब से चल सके मंत्रिमंडल भी होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से मंत्रिमंडल चुनाव चाहते हो, अपने हिसाब का राष्ट्रपति रखना चाहते हो, क्योंकि जनता ने आपको बहुमत दिया है। और लोग जो चुन के गए हैं वो इतने बड़े कद के लोग नहीं हैं, वो जानते हैं कि हम आपके टिकट के कारण जीत के आए हैं, भारतीय जनता तो जीत के आए हैं, तो वोट देने के लिए बाध्य होंगे, वो चाहे अनुशासन के नाम पे, चाहे भय के नाम पर, चाहे लोभ के नाम पर। तो इसलिए ये कहना कि हम देश के लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, संविधान को मजबूत कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप चुनाव करा के अपनी मर्जी का राष्ट्रपति तो बनाना चाहते हैं, लेकिन देश के संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश की आम राय का राष्ट्रपति बनाने के आप पक्ष में नहीं है। ठीक है अजीत जी, एक बात तो साफ तौर पे मदन जी कह रहे हैं आप पर, और ये कितनी सच है या आप ज्यादा अच्छा समझ रहे होंगे कि आदिवासी महिला, हालांकि पहली होंगी राष्ट्रपति जब वो बनेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक मैसेज आपने देने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। मतलब मास्टर स्ट्रोक है ये आपका जो कार्ड है, क्योंकि जब कांग्रेस बनाती है किसी दलित को राष्ट्रपति, वो नहीं कहती दलित, साफ तौर पे कह रहे हैं मदन जी। महिला को बनाती, वो नहीं कहते हम महिला को बना रहे, लेकिन मैसेज जाता है सर। तो वैसे ही आपने आदिवासी महिला का जिक्र कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी सर कि ये प्रत्याशी आप उतारेंगे तो इस तरह का होगा, इस तरीके के उम्मीदवार। देखिए एक ट्रम्प का ये नाम तो कोई सोच ही नहीं रहा था। मैं बता दूं, एक इससे पहले माननीय रामनाथ कोविंद जी को सर आपने इल्जाम ये भी है सर कि आडवाणी जी का नाम क्यों नहीं आपने हाँ वही बात मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी बात का ही मैं विषय में आ रहा हूँ। मेरा विषय वही है। हाँ सर, मेरा वैसे यही है कि हम लोगों ने सोचा आडवाणी जी बनेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी बनेंगे, कोई देश का वेस्टर्न नेता बनेगा, पब्लिक की ये ऐसा था, कोई माहौल था। मगर मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाकर ये संदेश दिया कि एक आम व्यक्ति भी, एक जो देश का हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रपति बनने के लिए काबिलियत है। खाली जो नेता जो हैं जो 25 साल से नेतागिरी कर रहे हैं और हर तरह का सुख भोग रहे हैं, देश के प्रधान गृह मंत्री रहे हों, देश के वित्त मंत्री रहे हों, देश के वो रहे हों, उनको हम राष्ट्रपति के लिए सौंपेंगे नहीं। उन्होंने सोचा एक आम आदमी जो एक आम व्यक्तित्व जो जिसको जनता अभी में इतना फेमस ना हो, एक आम आदमी के मन में भी जाए कि हम भी देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरी सोच उन्होंने दोबारा भी यही किया कि आज जो द्रौपदी जी को बना के, ये एक लोगों के मन में था, आज भी था कि आडवाणी जी शायद दोबारा बनना, इस बार उनको मौका मिलेगा। किसी को नहीं सोचा, किसी को सोचा, मगर सारे कयास फेल करते हुए उन्होंने एक जन में एक मानस, हमारे मन में भी एक भावना फैल गई है कि हम भी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक अच्छा मैसेज जो भारत के लोगों में गया कि एक जो जरूरी नहीं है जो नेता है जो उनके नजदीकी है वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति का ऐसा सर्वोच्च पद एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाना, और ये आदिवासी हो चाहे वे किसी का हो, मतलब दलित वर्ग का हो या ये इस वर्ग का, इसका कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो व्यक्ति को जिस व्यक्ति का इतना नाम फेमस नहीं है, इतना उसे वो नहीं भोगा है, तो उसको आगे करके इतना सर्वोच्च पद दिया जाए ताकि देश की जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। बाकी इन्होंने एक बात बहुत खराब कही कि रबर स्टैंप, माननीय राष्ट्रपति जी शब्द वापस ले लिए, पहले वाले राष्ट्रपति के लिए भी उन्होंने शायद बोला। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी भी इतने बड़े दिग्गज के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना का जुर्रत नहीं रखता, मगर मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने कहा है तो जवाब दे रहा हूं कि माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने शायद नोट कर लीजिए, इंदिरा गांधी जी के लिए खुद कहा था कि मैं, इंदिरा गांधी जी ने मुझे बनाया तो मैं इंदिरा गांधी जी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो कहने का मकसद है कि इस तरह की बातें अनुगलन करना ये न्याय हित में नहीं है, देश के सर्वोच्च पद में है। और हमारे जो
पूर्व राष्ट्रपति जो अभी इस समय निवर्तमान राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, बहुत ही सूझवान, बहुत ही उच्च श्रेणी के, बहुत ही हर छोटे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, हर छोटे छोटे कार्यकर्ता को नाम से पुकारते हैं। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद की शोभा में बिठाकर देश का सम्मान किया है, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, एक आम नागरिक का सम्मान उन्होंने किया है। ठीक है मदन जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उनके भाषणों में अक्सर सुना जाता था और बीजेपी के लगभग सभी नेता कहते थे कि इस देश ने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। अब ऐसे में बीजेपी अब जब आदिवासी महिला का जिक्र कर रही है, राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरीके से नामांकन हो गया है, और ऐसे में ये जो है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको चुनाव में भी कैश करेगी। हम आपकी बात से सहमत है। हर चीज चुनाव में कैश करने के दृष्टिकोण से ही निर्णय क्योंकि लेते सर अगर चाय वाला बोल रहे हैं सर, ये हर इससे चीज वो वर्ग जुड़ जाता है सर। आदिवासी बोल रहे हैं तो आदिवासी, ऊपर से महिला, हर चीज चुनाव के दृष्टिकोण से ही करते हैं जी। अगर अपनी माता जी के पैर छूने भी जाते हैं तो कैमरा मैन लेके जाते हैं, उसको भी ब्रांडिंग करने के लिए कहते हैं। हाँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे छाबड़ा जी कि हमारे कोविंद जी बहुत योग्य, अच्छे और सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले। हम सहमत हैं, बहुत योग्य, अच्छे और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले। तो क्यों नहीं रिपीट कर दिया? जब प्रधानमंत्री रिपीट हो सकता है, राष्ट्रपति क्यों नहीं रिपीट हो सकता? क्यों? क्योंकि वो दलित था इसलिए रिपीट नहीं हो सकते। अगर आपको इतने अच्छे थे तो उनको रिपीट कर देते। और जहां तक आदिवासी का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है कि पहले का नहीं कोई महत्व दिया आपने। अब आप आज आदिवासी कहिएगा, फिर कोई लेके आज डिस्कस हो सकता कोई कहे वाल्मीकि राष्ट्रपति नहीं हुआ, फिर कोई कहेगा कि ये नहीं। ये देश के संवैधानिक पदों के लिए कभी योग्यता और क्षमता का मापदंड भी देखा जाएगा कि आप हर चीज वोट की राजनीति से कहोगे हमको वोट का फायदा होगा, हमको ये फायदा होगा। आपने रामनाथ कोविंद को क्यों हटाया? यहाँ हिंदुस्तान के दोबारा राष्ट्रपति नहीं हुए क्या? कांग्रेस रिजीम में दोबारा राष्ट्रपति हुए हैं। तो आप अगर योग्य अच्छे आदमी थे, दलित थे, तो रिपीट करते कि हम दलित का सम्मान करते हैं। आपको तो बेचारे गरिमा में पद में होने के बाद भी आपको सब सीमाएं तोड़ के आपको रिसीव करने गए, बुके देने गए। इतने शिष्ट आदमी, इतने योग्य आदमी, इतने अच्छे आदमी, पढ़े लिखे एडवोकेट, आप उनको रिपीट कर देते। लेकिन नहीं, आपको तो अब वो हो गया कि वो वोट मिल गया, अब ये वोट चाहिए। आप संवैधानिक पदों पर कोई तो राय बनाइए, एक दिशा पे चलिए, लेकिन आप संवैधानिक पदों का मखौल मत बनाइए। देश के जो लोकतंत्र की रक्षा करेगा वो आपका जेबी नहीं हो सकता है। जो लोग देश के संविधान की रक्षा करेगा वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो सकता है, वो संविधान के रास्ते पे चलने वाला हो सकता है। इसलिए हाँ में हाँ मिलाने वाला और लोकतंत्र की रक्षा करने और में अंतर है। देश का राष्ट्रपति वो होना चाहिए जो लोकतंत्र को मजबूत कर सके और संविधान की रक्षा कर सके, मेरा स्पष्ट मानना है। जी अजीत जी, वोट दिखते हैं आपको सर, हर पद में आप जब किसी को लाते हैं, चुनाव होते हैं तो आप वोट पर नजर रहती है, एक वोट बैंक पे सर। मदन जी कह रहे हैं सर। देखिए होता क्या है कि हम काम ही अच्छे करते हैं कि वोट बैंक अपने आप हमारे साथ आ जाता है। हम ऐसे काम ही करते हैं, ऐसे जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा अपना। देखिए मोदी जी को क्या जरूरत थी योगा रोगों करवाने की? योगा दिवस बनाया 21 जून को, पूरे विश्व में भारत के जो आम लोगों ने योगा पे निकल के आए, क्या जरूरत थी इसमें? मगर ऐसे काम करके, ये कोई जातिवाद तो था नहीं कि मुस्लिम भी योगा करते हैं, सिख भी योगा करते हैं, सभी लोग योगा करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये उनका नारा था। तो कहने का मतलब है हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता मोदी जी ऐसा काम ही करते हैं जिससे जनता को लगता है, उनको विरोधियों को लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अरे हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहो योगा दिवस के बैग हमने बनाया तो आपको लगा कि यार ये तो वोट बैंक खींच रहे हैं हमारा। हमने जो है एक दलित को राष्ट्रपति के लिए प्रपोज किया जी, तो आप कह रहे हैं दलित वोट बैंक किसके, आपने किसका लिया? हमने आप आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा प्रपोज किया तो आपको लगा कि आदिवासी लोग इनके साथ हो रहे हैं। इनकी घबराहट बहुत ज्यादा मचली हुई है क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति के माहिर हैं। इन्होंने देश को 70 साल 60 साल जो देश के अंदर राज किया है
उस राज्य में ठीक सर। इस भारत देश को गर्त में लाके फेंक दिया था। ठीक सर। आज 10 साल से 5 साल से मोदी जी ने उसको संभाला है, तो आज इनको मन में खलबली मची हुई है कि ये वोट बैंक खरीद रहे हैं। वोट बैंक तो हमारा साथ है ही है, हम तो सब समाज के लिए काम कर रहे ठीक है हैं। सर। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है सर। जी आपका शुक्रिया। वक्त इतना ही था मेरे पास। मदन जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा कि आखिरकार एनडीए का जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति बनेगा या फिर विपक्ष का। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GMB न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News Flash।